आज मैं आपको न्यूक्लियस के बारे में बताऊंगी। न्यूक्लियस जो है, इसको हार्ट ऑफ द सेल या बॉस ऑफ द सेल या मास्टर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को कहते हैं कैरियोलॉजी। न्यूक्लियस सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, वायरस, मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल्स, मैच्योर सीव ट्यूब्स ऑफ हायर प्लांट्स में नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस की जगह सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। इसे इंसिपिएंट न्यूक्लियस या केंद्रका भी कहते हैं। क्रोमेटिन पदार्थ कोशिका के मध्य फैला रहता है। इसमें केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में केंद्रक केंद्र में पाया जाता है। पादप कोशिका में केंद्रक परिधीय क्षेत्र में स्थित होता है। रॉबर्ट ब्राउन ने ट्रेडिस्केंशिया की कोशिकाओं, परागकण व वर्तिकाग्र कोशिकाओं में केंद्रक की खोज की। यह कोशिका की समस्त उपापचय व आनुवंशिकी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। कोई भी कोशिका ज़्यादा समय के लिए बिना केंद्रक के जीवित नहीं रह सकती है। अधिकतर जैविक क्रियाएं साइटोप्लाज्म में होती है, परंतु ये सभी केंद्रक द्वारा संचालित होती है। जंतु कोशिका में ल्यूवेनहॉक ने मछली की आरबीसी में न्यूक्लियस की खोज की। केंद्रक में डीएनए आनुवंशिकीय पदार्थ पाया जाता है जो रेप्लिकेशन व ट्रांसक्रिप्शन करता है। हेमरलिंग ने एसिटेबुलारिया नामक शैवाल का अध्ययन करते हुए केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र प्रमाणित किया। वाल्डेयर ने विभाजनशील केंद्रक में धागे सदृश संरचना को क्रोमोसोम या गुणसूत्र नाम दिया। फ्यूजन ने केंद्रक में डीएनए की उपस्थिति दिखाने के लिए स्टेनिंग टेक्निक बताई। पादप व जंतु में अधिकांश कोशिकाएं एक कोशिकीय होती है, जैसे या यूनिन्यूक्लिएट या मोनोन्यूक्लिएट होती है। पैरामीशियम में बाइन्यूक्लिएट कोशिकाएं पाई जाती है। पक्सिनिया के टेलिटोस्पोर में बाइन्यूक्लिएट सेल प्रेजेंट होती है। बाइन्यूक्लिएट सेल्स में दो केंद्रक पाए जाते हैं। तीसरा है मल्टीन्यूक्लिएट सेल्स, जिन कोशिकाओं में 3 से 100 या इससे अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। 2 या अधिक केंद्रक पाए जाने पर पादप कोशिका में इसे समकोशिकी या सिनोसाइट कहते हैं। जैसे वाउचीरिया के थैलस में, क्लेडोफोरा में, इनमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। टेपिटम सेल्स है, एस्परजिलस है। जाइलम की वेसल्स और फ्लोएम की सीव ट्यूब्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्रियाशील कोशिका का केंद्रक बड़ा व निष्क्रिय कोशिका का केंद्रक छोटा होता है। केंद्रक अधिकतर गोलाकार होता है। केंद्रक का आकार क्रोमेटिन की सघनता या गुणसूत्र की संरचना पर निर्भर करता है। ये कोशिका की वृद्धि व जनन को नियंत्रित करता है। जनन के दौरान पैतृक पीढ़ी में संतति पीढ़ियों में लक्षणों का संचरण करता है। मैं आपको न्यूक्लियस का डायग्राम बना के बताऊंगी। न्यूक्लियस जो है वो डबल लेयर होता है, लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। ये वाली इनर मेम्ब्रेन है। ये आउटर मेम्ब्रेन।
इसके बीच की जो स्पेस है ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और इसके अंदर जो द्रव्य पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य, इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म। और इधर साइड में पाई जाती है इसमें न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। और जो क्रोमेटिन जाल होता है वो इस तरह से पूरे में बिखरा हुआ रहता है। क्रोमेटिन नेटवर्क। तो जो सबसे पहले तो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर और आउटर। इसको न्यूक्लियोप्लाज्म को एनपी, शॉर्टकट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को एनएम। तो इसमें 4 भाग पाए जाते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा क्रोमेटिन नेटवर्क और चौथा है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस में मुख्यतः 4 भाग पाए जाते हैं। अब आर हार्टविग ने के अनुसार न्यूक्लियस का आकार कोशिका द्रव्य की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक कोशिका में केंद्रक का आयतन कोशिका द्रव्य की मात्रा के मध्य निश्चित अनुपात पाया जाता है। इसे केंद्रक द्रव्य सूचकांक या न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स का फॉर्मूला NP = VN अपॉन VC माइनस VN। VN जो है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस और VN जो है वो VC वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। ये फॉर्मूला है न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स का। प्रत्येक कोशिका का न्यूक्लियस निश्चित होता है। न्यूक्लियस में 70% प्रोटीन, 10% DNA, 3 to 5% फॉस्फोलिपिड, 2 to 3% RNA व खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने न्यूक्लियस की संरचना का अध्ययन किया और ये बताया कि न्यूक्लियस में कौन कौन से भाग होते हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली जिसे कहते हैं। दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसे केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तीसरा है न्यूक्लियोलस, केंद्रिका कहते हैं इसको। और चौथा है क्रोमेटिन नेट, क्रोमेटिन जाल क्रोमेटिन पदार्थ का बना होता है। तो ये 4 भाग पाए जाते हैं। अब मैं सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बताऊंगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या इसको न्यूक्लियर एनवलप भी कहते हैं या इसको कैरियोथीका भी कहते हैं। टॉमलिन ने सबसे पहले इसकी स्टडी करी, या कैरियोथीका। केंद्रक के जीवद्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक के चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। इसकी उत्पत्ति एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती है। यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। सेल डिवीज़न की टीलोफेज अवस्था में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी या कुंडिकाएं क्रोमोसोम के समूह के चारों ओर इकट्ठा होकर फ्यूज हो जाती है और केंद्रक झिल्ली बनाती है। बाहरी झिल्ली
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका से जुड़ी होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली में स्थान स्थान पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे न्यूक्लियर पोर कहते हैं। न्यूक्लियर पोर के में साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म में विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन छिद्रिल होती है, जैसे मैंने अभी जैसे डायग्राम बनाया था ना न्यूक्लियस का, तो जो ये बीच बीच में ये है ना, ये वाले हैं न्यूक्लियर पोर। और जो बाहर वाली है इसको एक्टोकैरियोथिका भी कहते हैं। जैसे आउटर मेम्ब्रेन है तो एक्टो का मतलब बाहर की तरफ, अंदर की तरफ एंडोकैरियोथिका। तो ये वाली जगह जो है वो बीच बीच की, ये कहलाती है न्यूक्लियर पोर। प्रत्येक झिल्ली 70 to 80 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। दोनों झिल्ली के मध्य 100 से 150 एंगस्ट्रॉम चौड़ा अवकाश पाया जाता है, जिसे पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। दोनों झिल्ली के मध्य जो स्पेस होता है वो कहलाता है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। बाहरी झिल्ली मोटी व खुरदरी होती है। इसकी सतह पर कई बार राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इस तरह से बाहरी झिल्ली जो होती है वो खुरदरी होती है। आंतरिक झिल्ली चिकनी होती है। इसके नीचे एक रेशेदार परत पाई जाती है, जिसे फाइब्रस लैमिना कहते हैं। यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली को दृढ़ता तथा परिधीय हेट्रोक्रोमैटिन को संधि तल प्रदान करता है। इस पदार्थ के कुछ रेशे केंद्रक में भरे हुए क्रोमैटिन के रेशों में संयुक्त होते हैं। इसकी पारगम्यता को भी प्रभावित करती है। पेरीन्यूक्लियर स्पेस में एक तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसका संगठन ईआर की सिस्टर्नी में भरे द्रव के समान होता है। दोनों कलाओं को आंतरिक सतहों से जुड़े हुए कुछ अनुप्रस्थ रेशे भी इस अवकाश में देखे गए हैं, जो दोनों कलाओं को पृथक करती है। अब है न्यूक्लियर पोर की आकृति अष्टभुजी या ऑक्टागोनल होती है। ये पोर एक दूसरे से 1500 डिग्री एंगस्ट्रॉम की दूरी पर पाए जाते हैं। अब मैं न्यूक्लियर पोर के बारे में डायग्राम बना के बताऊंगी। ये तो है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और इधर भी यह है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। इसकी संरचना कैसी होती है? ऑक्टागोनल। ये है एन्युलस। ये कहलाता है पोर कॉम्प्लेक्स। और इसके नीचे ये फाइब्रस लैमिना पाई जाती है।
न्यूक्लियर पोर पूर्णतः रिक्त नहीं होता है, वरन इसमें विशिष्ट प्रोटीन का बना एक बारीक तनपुट या डायफ्राम स्थित होता है, जिसे एन्युलस कहते हैं। पादप कोशिका में डायफ्राम या तनुपट नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियर पोर एन्युलस से मिलकर पोर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। प्रत्येक पोर कॉम्प्लेक्स के केंद्र में एक प्लग स्थित होता है, जिससे 8 हरीय तंतु निकले रहते हैं। ये तंतु एन्युलस के कणों से जुड़े रहते हैं। पोर्स विशेष परिस्थितियों में खुलते हुए बंद होते हैं। अब इसके फंक्शन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? ये छिद्र न्यूक्लियोप्लाज्म व साइटोप्लाज्म के मध्य आवागमन का नियंत्रण करती है। आरएनए व प्रोटीन का आदान प्रदान करती है। तीसरा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक में होने वाले सभी जीन क्रियाएं तथा साइटोप्लाज्म में होने वाली विभिन्न क्रियाओं में परस्पर समन्वय बनाए रखती है। चौथा है, क्रोमेटिन तंतुओं के न्यूक्लियर पोर की एनुलस के साथ जुड़े रहने से इंटरफेस न्यूक्लियस में फाइबर एक निश्चित अवस्था में बने रहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में 59 to 75% प्रोटीन, जिसमें 20 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, 17 से 35% लिपिड्स होते हैं। साइटोप्लाज्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोफिलामेंट्स को जोड़ने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक सतह प्रदान करती है। एक है फफोलन परिघटना। इसमें ग्लैबिंग फिनोमिनन भी पाया जाता है। ये क्या होता है? फफोलन परिघटना अधिकांश सजीवों में फफोलन की क्रिया करती है। इसके अंतर्गत न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में संकुचित होकर सूक्ष्म आशय या फफोलन पृथक होते हैं। ये फफोले साइटोप्लाज्म में पुनः आने पर संयुक्त होकर वैलित पट्टिकाएं बनाते हैं, जिससे अंत में अंतःप्राद्रव्य जालिका का निर्माण होता है।